आज बात होगी एक ऐसे राजा की, ऐसे सपूत की कि ये जो खिता है ये क़यामत तक जो है रेजिस्टेंस की अलामत बन गया। ऐसे बेटे की कह लें, ऐसे इंसान की कह लें, दरअसल तरह से चुनाव के दरमियान के इलाके पे हुकूमत किया करता था। दर्रा खैबर के आगे एक ऐसा अजीम खिता है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। वहाँ के राजा अम्बी ने उसको वेलकम किया क्योंकि वो उसकी दहशत से ऑलरेडी खौफजदा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात होगी एक ऐसे राजा की, ऐसे सपूत की, ऐसे बेटे की कह लें, ऐसे इंसान की कह लें कि जिसने पहली दफ़ा पंजाब में रेजिस्टेंस की बुनियाद रखी। पहली दफ़ा उसने पंजाब में वो बुनियाद रखी कि जो रेजिस्टेंस के लिए आइंदा 2500 साल तक उसकी इस लेगेसी को कायम रखा। इस ज़मीन में, इस डीएनए में उसने ऐसी जीन्स की म्यूटेशन करवा दी कि ये जो खिता है ये क़यामत तक जो है रेजिस्टेंस की अलामत बन गया। और ब्रिटिशर्स कॉलोनियल राज के दौर में भी जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस थी, सबसे एंड पे भी इसका इलाके पे कब्जा हुआ और जो ही कब्जा हुआ तो यहाँ रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई और सबसे ज़्यादा जो बैकलैश मिला ब्रिटिशर्स को वो इसी इलाके से मिला और ये इलाका है पंजाब। और मैं बात कर रहा हूँ किसी और की नहीं, द वन एंड ओनली पंजाब का सपूत, डिफेंडर ऑफ पंजाब, किंग पोरस, राजा पोरस की। राजा पोरस आज तकरीबन ईसा से 325 कबल मसीह जहलम और दर से चुनाव के दरमियान के इलाके पे हुकूमत किया करता था। और ये वो दौर था जब मेसोपोटामिया में, जिसे आज हम यूनान कहते हैं, उस इलाके में एक 25 साल नौजवान एक अज़म के साथ बादशाह बना था कि मैंने पूरी दुनिया में को फतह करना है और उस पर मेसोपोटामिया का झंडा लगा देना है और यूनानियों की अजमत की एक बुनियाद कायम कर देनी है। तो पूरी दुनिया पे यूनानियों की अजमत जो है ना वो साबित कर देनी है। वो रोनता हुआ पूरी दुनिया को और उस वक्त की अजीम सल्तनत और तहजीब अखमीनत अम्पायर जो कि पर्शिया में थी, फारसी अम्पायर थी, उसको रोनते हुए 8 साल लगा के जब वो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पहुंचा तो उसे बताया गया कि इस बॉर्डर से आगे, दर्रा खैबर के आगे एक ऐसा अजीम खिता है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड और प्लेन्स पर मुश्तमिल है। तो उसने बेशक उसका ये दावा था और उसकी ये ख्वाहिश भी थी कि ये अजीम खिता उसके अंदर होना चाहिए। तो उसने सबसे पहले वहाँ से दर्रा खैबर से इंटर किया और इंटर करते हुए जो सबसे पहली रियासत उसके सामने आई वो थी टैक्सला की तहजीब, जिसे हम गंधारा सिविलाइजेशन कहते हैं। और वहाँ के राजा अम्बी ने उसको वेलकम किया क्योंकि वो उसकी दहशत से ऑलरेडी खौफजदा था और यूनानियों की जो दहशत थी ना वो उस दौर में इतनी ही थी जितनी बाद में आने वाले मंगोलों की थी और चंगेज़ खान की थी। सो हुआ यूँ कि उसने उनको वेलकम किया, रखा और अतायत कबूल कर ली और उसने वादा किया कि वो तहाइफ, हीरे, जवाहरात और आर्मी भी देगा उसको, जो वो आगे इंडिया में जाके जो इंडिया पूरे हिंदुस्तान को फतह करने में उसको मदद करेगा। क्योंकि लोकल जो फौजी थे ना वो उनके पास नहीं थे, उनके पास सिर्फ ग्रीक यानी यूनानी फौजी थे और कुछ भी नहीं था। सो मार्च के एंड पे, अप्रैल के चंद पहले दिनों में उसने एक खत लिखा राजा पोरस को, जो कि जेहलम पंजाब के दरवाजे का जो है ना वो बादशाह था। तो उसने उसको लिखा और अपना एक उसके साथ बंदा भी भेजा और उसने जाकर उसको बताया कि खुदाओं का बेटा अलेक्जेंडर, सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका ये हुक्म है कि खुद और रियासत राया के समेत सरेंडर कर दो, अतायत कबूल कर लो और बख्श दिए जाओगे और तुम्हारी रियासत भी कायम रहेगी जैसे राजा अम्बी की रही। सो उस पंजाब के बेटे ने, उस रेजिस्टेंस के अलम ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि हम मैदान जंग में मिलेंगे। सो जो जंग थी वो तय हो चुकी थी। अब यूनानियों का और पंजाबियों का मार्का जरूर था, 100% श्योर था। तो ये मार्का शुरू हुआ मई और जून के दरमियान में। ये मॉनसून का टाइम था और पंजाब मॉनसून में सबसे ज़्यादा जो है ना वो बारिश रिसीव करता है और इसके दरिया इतने बिखर जाते हैं कि वो किसी समुंदर की जो है ना एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, जैसे कोई समुंदर है, अजीम समुंदर, अजीम लहरों के साथ। तो दरिया जेहलम भी जो था वो अपने किनारों से उबल कर बाहर आ चुका हुआ था और इतनी बड़ी लहरें थी कि आम लोगों से उसे क्रॉस करना इम्पॉसिबल था। सो यूनानी जो थे वो इसकी मगरब पे आके बैठ गए और जो पंजाबी फौजियां थी वो राजा पोरस की क़यादत में इसके मशरक़ में आके बैठ गई और यूं बैठी कि बहुत दिनों तक एक दूसरे के सामने रहे। लेकिन क्योंकि सिकंदर एक अजीम जर्नैल था, उसने रोज नारे लगाने, अपनी कैवलरी को मूव करना और फिर वापस अपने कैंप पे आ जाना ताकि पंजाबी इसके यूज्ड हो जाएं कि ये दरिया को क्रॉस नहीं करेंगे। और वैसे भी इतने बिखरे हुए दरिया को क्रॉस करना किसी भी आम फौज के लिए नाकाबिल ही था। तो एक रात जब बारिश बहुत तेज थी और पंजाबियों का, राजा पोरस का ये यकीन था कि यूनानी इस वक्त दरिया अबूर नहीं कर सकते, उनका यकीन पक्का था और यही उनकी स्ट्रेटजिक जो है ना वो कमजोरी भी थी। तो उस वक्त जो अलेक्जेंडर था वो अपस्ट्रीम पे गया, मतलब अपस्ट्रीम गया दरिया के और उसने वो नैरो पाथ, छोटा दरिया का हिस्सा देखा कि जहाँ से वो इसको क्रॉस कर सकता था। तो यूनानी बादशाह और उसके कुछ सिपाही उसमें कूद गए घोड़ों के समेत और उन्होंने दरिया अबूर कर लिया। जब पंजाबियों को ये पता चला तो राजा पोरस ने अपने बेटे की क़यादत में एक बहुत ही छोटी फौज उनके मुकाबले में भेजी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे अब सारी ग्रीक फौजें आ चुकी थी तो वो सारी पंजाबी फौज समेत उनके लीडर के वो मारी गई और ये एक बहुत बड़ा जो है मॉरल लॉस था पंजाबियों के लिए। और क्योंकि उनके जर्नैल का, उनके बादशाह का एक बेटा वो मारा गया था। तो अब जो जंग थी वो तय थी। यूनानी थे 50,000 जिसमें से 7,000 कैवलरी थी यानी घुड़सवार थे
दूसरी तरफ पंजाबी थे 30,000, जिसमें 2,000 कैवलरी थी, बाकी पैदल फौज, और 200 जो है ना वो एलिफेंट्स भी थे। जंगी हाथी उस वक्त टैंक, जो मॉडर्न दुनिया में टैंक का काम लेती है, वो हाथियों से लिया जाता था। हाथी इतने ट्रेंड होते थे कि वो अगले दुश्मन को, सिपाहियों को मारते, घोड़ों से गिराते और अपने पैरों के साथ उनको कुचल कर मार देते थे। तो ये यूनानियों के लिए एक नई चीज़ थी। तो इसका भी तोड़ उन्होंने निकाला। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जो है अजीम जर्नैल भी था, ऑल्दो कि उसकी जो है ना वो एज बहुत थोड़ी थी, लेकिन वो बहुत अजीम बादशाह था। तो उसने अपनी जो उसको फौज को ये सामने रखा। राजा पोरस, जंग शुरू हुई, पूरा दिन जंग होती रही और दिन ढलते तक पंजाबी जो थे वो उसमें कामयाब हो रहे थे। उनका पलड़ा भारी था क्योंकि उनके पास जो हाथी थे उसका तोड़ नहीं था मिल रहा यूनानियों को। तो फिर उन्होंने ये तोड़ निकाला कि हाथियों के सूंड पर हमला किया जाए या हाथियों के पैरों पे जो है तीरों से हमला किया जाए। ये चाल बहुत कामयाब रही और सारे हाथी बिदक के वापस भाग गए और अपनी ही फौज को रोनते हुए चले गए। ये वही सीन है जहाँ से निकला है पोरस के हाथियों की एक टर्मिनोलॉजी निकली है जो पूरे हिंदुस्तान में बाद में मशहूर रही कि जो वो लोग जो अपना ही नुकसान कर लेते हैं उनको पोरस के हाथी कहा जाता था। तो अलबत्ता जब ये सब हो गया तो पोरस जो है ना वो भी हाथी के ऊपर था। वो पूरे हिंदुस्तान को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार था और उसने एक बाला जो है ना वो और सिकंदर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए जंग के दौरान। तो उसने एक बाला जो जहर में बुझा हुआ था वो मारा और वो सिकंदर को जा लगा। तो यहाँ पे आगे दो सिनेरियो निकलते हैं, एक यूनानियों का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मॉडर्न हिंदुस्तानियों का, जिसमें पाकिस्तान ऑब्वियसली आता है। तो इसमें यूनानी राइटर्स ने ये लिखा कि वो फौजों को तबाह कर दिया, उसकी पोरस की तकरीबन 20,000 फौजी वहाँ मारे गए। और उन्होंने ये भी लिखा कि सिकंदर के भी तकरीबन 2,000 फौजी मारे गए, जो कि उसका सबसे बड़ा लॉस हुआ पिछले 8 साल की जंगों में। इवन फारसियों के खिलाफ भी उसके इतने सिपाही नहीं मारे गए थे। तो उन्होंने जब ये पता कर लिया, किंग पोरस को बांध कर सिकंदर के आगे लेके आए। तो किंग पोरस से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारे साथ मैं क्या करूं। उनको ये ख्याल था कि ये डर जाएगा और डरते हुए कहेगा कि मुझे माफ कर दिया जाए, पर वो डरा नहीं। वो क्योंकि अपनी मट्टी की हिफाजत के लिए लड़ रहा था, वो कोई किसी पे कब्जा करने नहीं था आया हुआ, जो कि यूनान जो वेस्टर्न उसका पतीला रहा है इन्वेड करने का। तो उसने कहा जो किसी बादशाह किसी राजा के साथ करना चाहिए वही मेरे साथ होना चाहिए। तो यूनानी कहते हैं कि इन्होंने उसे माफ़ कर दिया और उसका रियासत उसको वापस कर दी, कुछ ज़्यादा इलाके भी उसको गिफ्ट कर दिए और वहाँ से सिकंदर वापस मेसोपोटामिया की तरफ जाना शुरू हो गया, जो कि वो पहुँच नहीं सका, अलबत्ता रास्ते में ही मारा गया। लेकिन ये पॉइंट उनका है और ब्रिटिशर्स का है जिन्होंने गोरों का कम्प्लेक्स पैदा करने के लिए हिंदुस्तानियों में ये स्टोरीज बना के हमें बता दी। और हमारे क्योंकि डायरेक्ट नरेट नहीं हुई थी तो वी डिडंट हैव एनी प्रूफ, हमने कभी पहले ये स्टोरी सुनी ही नहीं थी कि जो उन्होंने हमें सुना दी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके। तो ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तानियों पे हुकूमत ज़हनी तौर पे हुकूमत करने के लिए उन्होंने भी यही प्रोपेगेंडा किया कि जो ग्रीक्स थे, यूनानी थे, वो जीत गए थे और जो पंजाबी फौजी हिंदुस्तानी फौजी थी वो हार गई थी। और हमने भी इसको मिनोन एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास कोई नरेटेड थी नहीं, ना रिटर्न थी, ना नरेटेड कोई स्टोरी थी इसके बारे में, क्योंकि हम किंग पोरस को इससे पहले जानते ही नहीं थे। ये भी उन्होंने आगे बताया कि कैसी जंग हेडास्पस दरियाए जहलम की जंग हुई थी, जिसमें एक हिंदुस्तानी सपूत राजा पोरस था जो 7 फुट लंबा और बहुत मजबूत जिस्म का मालिक था, तो वो भी था। तो इस जंग में राजा पोरस के 2 बेटे मारे गए और उसकी 20,000 फौज मारी गई, उन्होंने नरेट किया। लेकिन मॉडर्न हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी वो इसको जुटलाते हैं। वो कहते हैं कि वो जालिम शख्स जो पिछले 8,000 साल से तबाहियां मचाता हुआ आ रहा था और उसने फारस की तहजीब को तहस नहस करके रख दिया था, जो कि इतनी अजीम तहजीब थी, तो कैसे मुमकिन था कि वो एक नई तहजीब को भी ऐसे माफ़ कर, पीछे उसकी माफ़ी की कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। सो डॉक्टर मुबारक अली पाकिस्तानी है, डॉक्टर अहमद हसन है वो पाकिस्तानी है, रोमिला थापर है, बीएन पुरी, हाँ ये इंडियन है, और रोमिला थापर वो भी इंडियन है। ये चारों के मुताबिक वो कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर था वो यहाँ तो हार गया था या वो इतना कमजोर हो गई थी उसकी फौज कि उसको अचानक उसको एक ट्रीटी करनी पड़ गई ताकि मैं वापस जा सकूँ। और पोरस ने भी बहुत जल्द उसको जो ट्रीटी को मान लिया क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हुआ था। तो उसने उसको पाथवे टू बैक वापस जाने का जो है वो रास्ता दे दिया और वो उसके अंदर बाद में बहरहाल मरा भी पोरस के जो है ना वो उसी बाले से था। तो इसमें मॉडर्न हिंदुस्तानी राइटर्स जो है वो ये मानते हैं कि किंग पोरस जीत गया था, लेकिन उनकी गलती ये थी कि उन्होंने प्रॉपर इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि खुद को और अपनी फौज का नुकसान देखते हुए उन्होंने इससे ट्रीटी मान ली, उसको जाने दिया और ये ज्यादा कमजोर था इसके अंदर एज कम्पेयर टू पोरस के। सो पोरस ये जंग जीते, उन्होंने एक ऐसी तारीख रकम कर दी और एक ऐसी रेजिस्टेंस की फिजा कायम की कि जो आज तक पंजाबियों में पाई जाती है। जो दुनिया ने देखा कि हर इन्वेडर को सबसे पहले पंजाबियों से ही लड़ना पड़ा। मॉडर्न इन्वेडर में देख लें, गजनवी जब आए तो उन्होंने राजा जयपाला रामपाला से लड़ाई हुई उनकी, उसके बाद गौरी आए, लोकल पंजाबी जटों से उसकी उन्होंने लड़ाई की। उसके बाद जैसे अफगान आते तो लोकल्स उससे लड़ते, फिर सिख जो थे वो उन्होंने भी दिफा किया इस मुल्क का, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर उनको भी इसी इलाके से जो है रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। तो ये उनकी दी हुई एक ऐसी लेगेसी थी जो आज तक हम संभाल के रखे हुए हैं और हम ऐसे अजीम सपूत को, अपने पंजाब के सपूत को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने उस दौर में भी सुपर पावर का जो है ना वो मुकाबला किया, कि जिसको उस दौर की दूसरी सुपर पावर जो कि अखमीनिद अंपायर थी यानी फारसियों की
हुकूमत वो उसको बहुत बड़ी फौज और वसाइल होने के बावजूद नहीं रोक सकी। तो सलाम है पंजाबी और हिंदुस्तानी ऐसी फौज और सपूत को जिन्होंने हमारी तारीख में इतने बड़े बड़े कारनामे जो है ना वो सर अंजाम दिए। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, and follow for more videos.